अगला दिन आ जाता है और काइल ऑफिशियली रॉयल मीटिंग की शुरुआत करता है। नए किंग के तौर पर वो सबका सपोर्ट जीतना चाहता है, क्योंकि उसके पास अभी कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है। वो मिनिस्टर्स को बोलने का मौका देता है और इश्यूज उठाने को कहता है। जैसा कि उम्मीद थी, एक लिजर्डमैन मिनिस्टर आगे आता है और प्रिंस बसन को पैलेस से हटाने का प्रपोजल रखता है। उसका तर्क ये होता है कि बसान पहले क्राउन प्रिंस रह चुका है और कायल के बेहद करीब है, इसलिए कोर्ट में उसका असर किसी भी मिनिस्टर से ज्यादा है। अगर कोई किंग के खिलाफ साजिश करना चाहे तो वह बसान के जरिए पीछे से रॉयल डिसीजंस को प्रभावित कर सकता है। हैरानी की बात यह होती है कि काइल उनकी बात के कोर लॉजिक से सहमत नजर आता है। वह उनकी चिंता को पूरी तरह समझता है। दूसरी जातियों के मिनिस्टर्स भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि काइल इस सुझाव का खुलकर विरोध करेगा। काइल की प्रतिक्रिया देखकर लिजर्डमैन और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और तुरंत सुझाव देते हैं कि प्रिंस बासन को राजधानी ओरिजिन से बाहर भेज दिया जाए। लेकिन इस बार काइल साफ इनकार कर देता है। उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि कोई मिनिस्टर किंग के अधिकार में दखल देने की हिम्मत कैसे कर सकता है। इसके बजाय काइल पूर्वी पहाड़ों में फैली उस जमीन की ओर इशारा करता है जिसे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं है। इतिहास में कई किंग्स ने उस दिशा में एक्सपीडिशंस भेजी, लेकिन खड़ी और नुकीली पहाड़ियों की वजह से हर बार वो कोशिशें तबाही में बदल गईं। ज्यादातर लोग मानते ही नहीं कि ईस्टर्न माउंटेन्स मेहनत के लायक हैं, लेकिन पश्चिम की तरफ से 5 नेशंस के खतरे को देखते हुए कायल जानता है कि कोई भी मौका छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, और इसी वजह से कायल असल में प्रिंस पसन को ईस्टर्न माउंटेन्स भेजना चाहता है। ये सुनते ही मिनिस्टर सन्न रह जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बसान एक शानदार हंटर है और एक खतरनाक वॉरियर भी। अकेले मानून का शिकार करना इसी बात का सबूत है। मिनिस्टर्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कोई कहता है कि उन पहाड़ों में कुछ खास नहीं है, कोई बोलता है कि उनके पार की जमीन भी बहुत बड़ी नहीं होगी। लेकिन फिर भी सुप्रीम किंग के फैसले को पलटने की ताकत किसी में नहीं होती। तो आखिरकार वे मन मसोस कर मान लेते हैं कि ये आइडिया पूरी तरह बेकार नहीं है। अब अगला सवाल सेलिंग क्रू का है, क्योंकि काइल की योजना में नावें शामिल हैं। अब तक पूर्व की तरफ हर कोशिश फेल इसलिए हुई थी क्योंकि सबने जमीन के रास्ते जाने की कोशिश की। लेकिन इस बार पहाड़ों को पार करने के बजाय समुद्र के रास्ते पीछे से पहुंचने का प्लान है। एक मिनिस्टर आपत्ति करता है कि कोई तय सी रूट नहीं है, इसलिए जमीन का रास्ता ज्यादा सुरक्षित होगा। लेकिन कायल ये पहले ही सोच चुका है। इसी वजह से वे खुद सी रूट बनाएंगे। इतने साल हो चुके हैं, कायल अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। वह लिजर्ड मिनिस्टर सेलिंग की ओर भी दिक्कतें गिनाने लगता है, लेकिन कायल हर पॉइंट का जवाब पहले से तैयार रखता है। आखिरकार वो लिजर्ड चुप हो जाता है, क्योंकि वह कायल को जरा भी डिगा नहीं पाता। इस बीच कायल साफ तौर पर झुंझलाने लगता है कि ये आदमी काम शुरू होने से पहले ही रोना शुरू कर चुका है। अनजानी जमीन की खोज में मॉन्स्टर्स और वाइल्ड बीस्ट्स का खतरा होना तय है, इसलिए हंटिंग मिनिस्टर को जिम्मेदारी देना बिल्कुल लॉजिकल है। दुनिन को अपनी नई जिम्मेदारी से कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन तभी वही एक लिजर्ड फिर बोल पड़ता है। नाम क्या था उसका? हाँ, मिनिस्टर सलूसिन। ये आदमी शिकायत के बिना रह ही नहीं सकता। इन सब के बाद कायल मीटिंग के अगले मुद्दे पर बढ़ जाता है। ये मुद्दा उस शख्स से जुड़ा है जो अब तक बाहर इंतजार कर रहा था और अब उसे अंदर बुलाया जाता है। एक डार्फ अंदर आता है जिसकी हालत साफ बता रही है कि किस्मत ने उसका ज्यादा साथ नहीं दिया, और उसकी मौजूदगी भर से हर मिनिस्टर का दिमाग घूम जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी जोकर को डिप्लोमेटिक फैसले लेने भेज दिया गया हो। सिल्यूकॉन हमेशा की तरह सवाल उठाता है और किंग से पूछता है कि यह सब क्या तमाशा है। काइल उस आदमी का परिचय देता है। उसका नाम लंप है और वह टेक्नीशियन टीम से है। काइल जानता है कि सब लोग चौंकेंगे, आखिर कुछ समय पहले तक वो एक स्लेव ही था। लेकिन क्योंकि टेक्निक मिनिस्टर का पद अभी खाली है, काइल उसे भरने के लिए लंप को सामने लाया है। ये सुनते ही हर बॉल्ड लिजर्ड जैसे फट ही पड़ता है। उनका रिएक्शन ऐसा होता है मानो काइल ने कोई घोर अपराध कर दिया हो। सच कहें तो ये काले लिजर्ड काफी रेसिस्ट हैं। पहले सफेद लिजर्ड से नफरत, और अब ड्वार्फ से भी। काइल को यही रिएक्शन चाहिए था। यह सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। उसने जानबूझकर यह सीन क्रिएट किया ताकि सबका ध्यान बेसन से हट जाए। मंत्री सलूसिन तर्क देता है कि टेक्निक मिनिस्टर का पद हमेशा से लाइजर्डमैन के पास रहा है, तो अचानक किसी डार्फ को देना गलत है। काइल पलटकर उसे सीधा रेसिस्ट कह देता है। कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि टेक्निक मिनिस्टर सिर्फ लिजर्डमैन ही बन सकता है। यह पद स्किल और मैकेनिकल नॉलेज के लिए होता है। अब तक लिजर्डमैन इस काम में सबसे आगे रहे हैं,
लेकिन इस बार नहीं। काइल ने लंप की काबिलियत खुद देखी है। अपनी बात साबित करने के लिए वो मिनिस्टर से पूछता है कि क्या किसी को ओरेज़ोन के आर्कटिक रीजन की एल्टीट्यूड पता है। एस्ट्रोनॉमी मिनिस्टर आगे आता है और बताता है कि वो करीब 32.5 डिग्री है। इसके बाद काइल पूछता है कि नॉर्दर्न टिप जेरोन और साउदर्न टिप मैगनोन की एल्टीट्यूड क्या है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। तभी लंप बोलता है। वो काल्मली बताता है कि जेरन 37.5 है और मागानन 30। वह आगे समझाता है कि आर्कटिक इलाकों में हर 250 आरआई पर एल्टीट्यूड 1 डिग्री बदलती है। जरन जो 1250 आरआई और उत्तर में है, वहाँ एल्टीट्यूड का 5 डिग्री ज़्यादा होना तय है। वहीं मगानोन 625 आरआई दक्षिण में है, इसलिए वहाँ 2.5 डिग्री कम होना ही था। कायल इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है और अंदर ही अंदर उसे गर्व भी होता है कि लंप ने वहाँ सही पकड़ा जहाँ लिजर्ड मैन चूक गए। लेकिन मिनिस्टर स्लूसिन के लिए ये भी काफ़ी नहीं होता। वह इतना भड़क जाता है कि सीधे सवाल उठा देता है कि कायल आखिर किंग बना ही क्यों। उसके हिसाब से कायल सिर्फ इसलिए किंग है क्योंकि उसके खून में महान थंडर ड्रैगन किंग का ब्लड है और यहाँ बैठे सारे मिनिस्टर्स उन वॉरियर्स के वंशज हैं जिन्होंने कभी ड्रैगन किंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। वह यही तर्क देता है कि इसी वजह से ड्वार्फ्स को गुलाम बनाया गया। ह्यूचरिन बनने से पहले वे लिजर्डमैन के दुश्मन थे और नेशन बनने के बाद भी उन्हें विद्रोही माना जाता रहा। काइल तुरंत उसे रोक देता है। वह याद दिलाता है कि लेजेंडरी वॉरियर टटार ने कभी हाफलिंग्स को बचाने के लिए अकेले 10 ट्रोल्स से लड़ाई लड़ी थी और ड्रैगन किंग ने खुद स्लेव्स को बचाने के लिए कासल गेट्स खोल दिए थे। अगर ड्रैगन किंग ऐसा कर सकता था तो फिर हम एक एक्सेप्शन क्यों नहीं बना सकते। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सेल्यूकॉन अब गुस्से में चिल्लाने लगता है कि अगर काउंसिल में एक भी नॉन लिजर्डमैन को जगह मिली तो पूरा पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर यह सोच फैल गई कि कोई भी रेस मिनिस्टर बन सकता है तो लिजर्डमैन खुद को साइडलाइंड महसूस करेंगे और काइल को सपोर्ट देना भी छोड़ सकते हैं। ईमानदारी से देखें तो उसकी बात में थोड़ा दम है। पूरा सिस्टम लिजर्डमैन एंसेस्टर्स की नींव पर खड़ा है। ऐसे में किसी दूसरी रेस का ऊपर आना सब कुछ हिला देने जैसा है। मिनिस्टर्स कायल से गुजारिश करते हैं कि फैसला पक्का करने से पहले एक बार और सोच ले। कायल थोड़ी देर सोचने का फैसला करता है, लेकिन फिलहाल वह लंप को टेक्निक ऑफिशियल बनाना चाहता है और काउंसिल से सपोर्ट की उम्मीद करता है। लंप की काबिलियत देखकर सलूसिन मजबूरी में इस बार मान जाता है और इसी के साथ लंप को ऑफिशियली टेक्निक ऑफिशियल नियुक्त कर दिया जाता है। अब तीसरा मुद्दा आता है आने वाला सोलर इक्लिप्स। लेकिन उसमें जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह इतना अहम क्यों है। सोलर इक्लिप्स जब सूरज ढक जाता है या गायब हो जाता है, हमेशा से गॉड्स का संकेत माना गया है। इसी वजह से इसका सही समय पर अनुमान नेशन की सुरक्षा और रिचुअल्स के लिए बेहद जरूरी होता है। इक्लिप्स की तारीख 3 सोर्सेस से तय होती है। नाइट स्काई ऑर्डर को पढ़ने वाला हाई प्रीस्ट किंग खुद अपनी गणना करता है और एस्ट्रोनॉमी मिनिस्ट्री जो प्राचीन कैलकुलेशंस पर काम करती है। इस बार कुछ अजीब हो जाता है। मिनिस्टर सलूसीन तब सन्न रह जाता है जब उसे पता चलता है कि तीनों की प्रिडिक्शंस आपस में मैच नहीं कर रही। एस्ट्रोनॉमी मिनिस्टर कहता है कि उसने ट्रेडिशनल मेथड्स से दोबारा जांच की है और उसे पूरा भरोसा है। लेकिन काइल की प्रिडिक्शन कैलेंडर प्रीस्ट्स और एस्ट्रोनॉमी मिनिस्ट्री से पूरे 4 घंटे आगे की निकलती है। सेल्यूकॉन दोबारा वेरिफिकेशन की मांग करता है। वह ड्वार्फ वाली बेइज्जती अभी भूला नहीं है। अगर फिर से गलती हुई तो काइल और ज्यादा नॉन लिजर्ड रेसेस के पक्ष में झुक जाएगा। एक पल के लिए एस्ट्रोनॉमी मिनिस्टर भी सोचने लगता है कि शायद काइल से गलती हो गई हो। आखिर उनकी मेथड इतिहास में कभी गलत साबित नहीं हुई थी। इसलिए वे एलिप्सिस का इंतजार करने का फैसला करते हैं। मिनिस्टर सलूसिन को पूरा भरोसा है कि काइल गलत है। इतने सारे स्कॉलर्स एक साथ गलत नहीं हो सकते। अगर काइल गलत निकला तो सलूसिन उसी मौके पर उसके फैसलों को कुचल देगा और उसे सबके सामने शर्मिंदा करेगा। लेकिन जब स्कॉलर्स द्वारा बताई गई घड़ी आती है, कुछ भी नहीं होता। सोलर इक्लिप्स नहीं आता। पूरे हॉल में लिजर्डमैन के चेहरे उतर जाते हैं। तब काइल शांति से समझाता है कि एस्ट्रोनॉमी मिनिस्ट्री और प्रीस्ट्स पुराने तरीकों पर अटके हुए थे। असली गलती लंप ने पकड़ी थी, उसी ड्वार्फ ने जिसे सब नीचा समझ रहे थे। उसी ने काइल को पहले ही चेताया था, इसलिए काइल की गणना अलग और सही थी। सलूसिन और एस्ट्रोनॉमी मिनिस्टर सन्न रह जाते हैं और चिल्ला उठते हैं कि महान ड्रैगन किंग ने तो लिखा था कि आकाश कभी नहीं बदलता। काइल तुरंत जवाब देता है
वो किताबें रेलिक्स हैं। अब ये मानने का वक्त आ गया है कि हमारे एंसेस्टर्स हर बात में सही नहीं हो सकते। उनके द्वार में पढ़ने के लिए कोई किताबें नहीं थी। उन्होंने खुद खोजा, खुद लिखा, और वही ज्ञान आज तक चला आ रहा है। लेकिन आज के मिनिस्टर्स ने दशकों में एक भी नई खोज नहीं की। वे बस हिस्ट्री दोहराते रहे हैं। काइल फिर मंगोल नेशन की एक कैलेंडर बुक का हवाला देता है, जिसमें साफ लिखा है कि आकाश की चाल समय के साथ बदलती रहती है। यही साबित करता है कि मौजूदा तरीका गलत है। इसके बाद काइल बहस को यहीं खत्म कर देता है। जिम्मेदार प्रीस्ट को आदेश दिया जाता है कि सोलर इक्लिप्स की सेरेमोनी फिर से तैयार की जाए, ठीक 4 घंटे बाद के लिए। और सच में इक्लिप्स बिल्कुल उसी समय होता है जैसा काइल ने बताया था। कुछ महीनों बाद बास्सन अपनी जिंदगी की पहली बड़ी यात्रा के लिए जहाज पर चढ़ता है। एक मिशन जिसका मकसद है अनछुए ईस्टर्न टेरिटरीज की खोज। पूर्वी पहाड़ों के पार फैला इलाका ऐसा है जिसे डेवलप करना जरूरी है, और बस्सान का पैलेस से बाहर जाना काइल के शासन को फैलाने के लिए बेहद अहम कदम है। बसान को कोई शिकायत नहीं है। उल्टा वह खुद को हल्का महसूस करता है, आजाद, जैसे दुनिया आखिरकार उसके सामने खुल गई हो। जिस जहाज पर वह चढ़ता है उसका नाम है पायरेट्स ह्यूमिलिएशन। 3 जहाज इस एक्सपीडिशन के लिए तय किए गए 150 सोल्जर्स को ले जा रहे हैं। बसन को ईस्टर्न एक्सप्लोरेशन टीम का लीडर बनाया गया है, लेकिन उसे अपनी पसंद का जहाज चुनने की छूट नहीं मिली। काइल ने साफ कर दिया था कि कुछ चुने हुए लोग हर वक्त उस पर नजर रखेंगे। बसन पर नजर रखने वालों में पहली कैंडिडेट वही औरत है जो मर्चेंट फैमिली से है और लंबे समय से रॉयल फैमिली के साथ ट्रेड करती आ रही है। और तभी वह दौड़ती हुई उसके पास आती है और खुद को टियोना इटोमो बताती है। वह उसे गर्मजोशी से ग्रीट करती है। बसान भी ग्रीटिंग लौटाता है और हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है। उसकी शक्ल देखते ही वह समझ जाता है कि वह एक एल्फ है। वो मुस्कुराते हुए हाथ मिलाती है और बताती है कि ज्यादातर लोग उसकी जाति पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि लिजर्डमैन को इंसान, एल्फ और निक्सन सब एक जैसे ही लगते हैं। उनकी नज़र में सब बस एक जैसे होते हैं। खैर, बसंत तय करता है कि चूंकि उन्हें साथ रहना है तो अच्छे से निभाया जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वह एक ज़रूरी बात साफ कर देती है। उसके जहाज़ पर चाहे बसंत कितना भी नोबल क्यों ना हो, उसे उसके ऑर्डर्स मानने होंगे। अगर ये पसंद नहीं तो वह कोई दूसरा जहाज़ ढूंढ सकता है। बासन को इस रूल से कोई दिक्कत नहीं होती जब तक आदेश वाजिब हो। ईमानदारी से कहें तो टियोना को इतनी जल्दी हाँ सुनने की उम्मीद नहीं थी। खैर, वह वादा करती है कि वह भी लिहाज रखेगी। आखिर वह उसका मेहमान भी है और एक्सपीडिशन का लीडर भी। आसपास नजर घुमाकर बासन देखता है कि उसका सामान अभी नहीं आया। टियोना उसे भरोसा दिलाती है कि मेट उसे जल्द ही ले आएगा। बासन को यह मेट नाम वाला आदमी समझ नहीं आता, लेकिन नाम उसे काफी दिलचस्प लगता है। वह और पूछ पाता उससे पहले ही असली शख्स भारी कदमों के साथ सामने आ जाता है। वह बसन के सामने खड़ा होता है, इतना विशाल कि बसन उसके आगे छोटा सा लगने लगता है। वह आदमी चिड़चिड़े लहजे में पूछता है कि उसे किसने बुलाया। ट्यूना समझाती है कि मेट कोई नाम नहीं बल्कि एक टाइटल है, क्योंकि वह जहाज का फर्स्ट मेट है। और चूंकि वह हर बात के बाद मेट ही बोलता है, सब उसे मेट ही कहने लगे। इतनी विशाल कदकाठी देखकर बस्सान थोड़ा चौंकता जरूर है, लेकिन डरता बिल्कुल नहीं। असल में पैलेस में वह कई ओजेयर्स देख चुका है। फिर भी वह बड़े आदमी को ग्रीट करता है और अपना परिचय देता है। वह भी ग्रीटिंग लौट आता है और अपना नाम बताता है, फर्स्ट मेटी। जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसका कोई असली नाम नहीं है, तो मेटी बताता है कि उसे अपना पुराना नाम पसंद नहीं था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। सच कहें तो बसान ने कभी किसी जहाज के क्रू में ओगर नहीं देखा था। आखिर छोटे क्रू मेंबर्स कम सप्लाइज खाते हैं। मेटी ये बात मान लेता है, लेकिन साफ कहता है कि वह जितना खाता है उतना काम भी करता है, इसलिए हिसाब बराबर रहता है। वह जेरन नॉर्थ शोर से है, यानी उन ओजर्स में से जो बाकी से थोड़ा ज्यादा समझदार होते हैं। नॉर्थ शोर के ओगियर्स दरअसल उस गॉड के बचे खुचे निशान माने जाते हैं जिसे कभी हराया गया था। लेकिन वक्त के साथ हर पीढ़ी में उनकी समझ घटती चली गई। आज के दौर में वे ज्यादा अक्लमंद नहीं माने जाते। यहां तक कि ह्यूट्रिन में भी जो ओजर्स कपड़े पहनते हैं और समझदारी दिखाते हैं, उनकी काफी कद्र होती है और वे अच्छे वर्कर्स माने जाते हैं। इसलिए बासन के लिए ये काफी हैरानी की बात होती है कि उसे एक जहाज पर इतना समझदार ओजर मिल गया। मेहदी पूरी ताकत से दहाड़ता है, अपनी डोमिनेंस और बेखौफ नेचर दिखाने के लिए। वह जमीन इसलिए छोड़ आया क्योंकि वहां के लोग उसके लेवल के ही नहीं थे। अब उसका अगला सपना है समंदरों को जीतना और पहला ऑग्र बनना जो ऐसा करे। बसान उसे शुभकामनाएं देता है
उम्मीद करते हुए कि वह अपने सपने जल्द पूरे करे। इसके बाद मेहदी अपने काम पर निकल जाता है ताकि जो खाना खाए उसका हकदार बन सके। बसंत को साफ समझ आ जाता है कि यह आदमी उसका ओवरसियर नहीं है। थियोना फिर से उसका ध्यान खींचती है, उसे प्रिंस कहकर बुलाते हुए। ये बासन को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वह ऑनोरिफिक्स छोड़ने का फैसला करता है और कहता है कि वह उसे बासन ही बुलाए। हालांकि टियोना को इतना कैजुअल होना थोड़ा अजीब लगता है, तो बासन सुझाव देता है कि वह उसे कैप्टन कहे, क्योंकि एक्सपीडिशन टीम का लीडर वही है। कैप्टन ठीक रहेगा। अब बात आती है उनके पहले डेस्टिनेशन की। बसान के हिसाब से वे मगदान पार करेंगे, फिर दक्षिण की ओर जाएंगे और वहां से समंदर के किनारे किनारे पूर्व की तरफ बढ़ेंगे। ट्योना इसकी पुष्टि करती है कि यही उनका जनरल रूट है, लेकिन उनका पहला पड़ाव बवारिन होगा। असल में ये डैनियम का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी है और जॉन के बाद। ये सुनकर बसन चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उनका किसी फॉरेन सिटी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ट्योना उसे याद दिलाती है कि यह एक मर्चेंट शिप है और पॉकेट्स गर्म रखने के लिए ट्रेड ज़रूरी है। वह वादा करती है कि बाद में सब डिटेल्स समझा देगी, लेकिन अभी वह उसे दिखाना चाहती है कि वे कहाँ ठहरेंगे। जहाज जब अंतहीन समंदर में आगे बढ़ता है, बसान वक्त काटने के लिए बस दूर देखते हुए खो जाता है। तब टियोना उसका ध्यान खींचती है, हैरान होकर कि बसान सी सिकनेस की वजह से रो नहीं रहा। खैर, बसान उससे एक सवाल पूछता है जो वह काफ़ी समय से सोच रहा था। अगर वह मर्चेंट है तो एक्सपीडिशन टीम जैसी झंझट भरी चीज़ क्यों उठाई? टियोना बताती है कि मर्चेंट होने के नाते उसे यह डील पूरी तरह फायदे की लगी। ह्यूचरिन की रॉयल फैमिली जब काम देती है तो पेमेंट भी वैसा ही करती है। इस बार तो उसे डिपॉजिट में ग्लास से बना एक आइटम भी मिला है। बसान को शायद इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं है। उसे याद आता है कि बचपन में उसने कुछ ग्लास आइटम्स तोड़ दिए थे। ये कोई हैरानी की बात नहीं। इतने ऊंचे स्टेटस वाला इंसान उनकी कीमत कैसे समझेगा? टियोना समझाती है कि ह्यूचरिन में ग्लास क्राफ्ट्समैनशिप इतनी डेलिकेट है कि बाहर के देशों में ये बेहद महंगे बिकते हैं। इन्हें वे बवारिन में बेचेंगे और बदले में वह बवारिन से कुछ एक्सक्लूसिव गुड्स खरीदेगी। पैलेस ने भी उसे कुछ चीज़ें लाने को कहा है। बसंत जिज्ञासा से पूछता है कि पैलेस ने क्या मंगवाया है। ये सुनते ही टियोना पसीना पसीना हो जाती है, क्योंकि वह ज्यादा बोल गई। ये आइटम सीक्रेट रखने थे, लेकिन जब सामने प्रिंस बसन हो तो सीक्रेट्स रखने का कोई मतलब नहीं। वे पास झुककर धीरे से कहती है, नाइटर, यही वो चीज़ है जो उसे खरीदनी है। उसने सुना है कि मैंगल में इसकी भरमार है। उसे ज्यादा नहीं पता, लेकिन यह फार्मिंग के लिए अच्छा माना जाता है। फार्मिंग की बात से बसन को वो सेरेमोनी याद आती है जिसमें चोजन वंस थंडर उतारते हैं, ये तय करने के लिए कि जमीन उपजाऊ है या नहीं। ट्योना ने भी ऐसी सेरेमोनी देखी थी, हालांकि तब वह इतनी छोटी थी कि समझ नहीं पाई। बसन का दिमाग दौड़ने लगता है कि कायल ने नाइटर को चुपचाप खरीदने को क्यों कहा। अब सीन वापस हीचरन की तरफ जाता है। सोलर एलिप्स वाले इंसिडेंट के बाद कायल ने ऑफिशियली इंटरनल अफेयर्स संभालने शुरू कर दिए। जो लोग उसकी अथॉरिटी के लिए खतरा थे, उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया, और जो बासन को सपोर्ट करते थे, कायल ने उन्हें बुलाकर भरोसा दिलाया। किंग के चेंबर में एक लिजर्ड मिनिस्टर सिर झुकाए खड़ा है, शुक्रगुजार कि उसे हटाया नहीं गया। शुरुआत में उसे लगा था कि कायल कई मिनिस्टर्स को रिप्लेस करने वाला है, और क्योंकि वह एक साधारण फैमिली से आता है, बिना किसी लास्ट नेम के उसे निकालना सबसे आसान होता। लेकिन कायल को लास्ट नेम की कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वह पूछता है कि लास्ट नेम को इतना जरूरी क्यों माना जाता है। मिनिस्टर बताता है कि जिन फैमिलीज ने ह्यूचरिन की स्थापना में योगदान दिया था, उन्हीं के पास लास्ट नेम है। इसलिए उसे लगता है कि वह मिनिस्टर बनने के लायक नहीं। कायल उसे एक अलग नजरिया देता है, क्योंकि वह किसी पावरफुल फैमिली से नहीं है। इसका मतलब है कि वह अपनी मेहनत से मिनिस्टर बना है, और यही बात उसे पूरी तरह काबिल बनाती है। कायल चाहता है कि वह अपनी सेवा जारी रखे और किंगडम को और बेहतर बनाए। ये सुनकर मिनिस्टर की आंखें भर आती हैं, इस एहसास से कि उसका किंग उस पर इतना भरोसा करता है। भावनाओं से भरकर वह कसम खाता है कि अपनी पूरी जिंदगी महाराज की सेवा में लगा देगा और पूरी ताकत झोंक देगा। इतना कहकर वह झुकता है और कक्ष से बाहर निकल जाता है। इस दिल को छू लेने वाले पल के बाद कायल का मूड अचानक भारी हो जाता है। वजह यह थी कि डनन ने पहले ही उसे आगाह किया था कि फाइनेंस मिनिस्टर के इरादे सही नहीं हैं, बल्कि सीधे शब्दों में कहें तो खतरनाक है। लेकिन उस बातचीत के बाद कायल को उस आदमी में कुछ भी शत्रुतापूर्ण या संदिग्ध नजर नहीं आया। उल्टा उसे डूनन से निराशा होती है कि उसने निजी रंजिश के आधार पर इतने गंभीर आरोप लगाए।
कायल शांत लेकिन सख्त लहजे में व्हाइट लिजर्ड को चुप करा देता है। वह कहता है कि पुराने गिले शिकवे छोड़ो और आगे बढ़ो, नई शुरुआत करो। दनन अपनी गलती मान लेता है। वह घुटनों के बल गिरकर पछतावे के साथ कायल से माफी मांगता है। अब कायल अगला सवाल करता है हॉर्न्ड एल्केमिस्ट के बारे में, हुई फैमिली की हुई रवीना मूल। डनन बताता है कि वह पहले ही पैलेस पहुंच चुकी है। कट होता है हुई मून पर, जो फैमिली की एक एल्डर है। वह पैलेस से बाहर निकलती है, रवीना मुएल के बारे में सोच में डूबी हुई। समझने की कोशिश करती है कि महाराज ने उस औरत को कास्टल क्यों बुलाया है। अब फोकस जाता है हॉय फैमिली पर। वे ऑटोमेशन कास्टल के रूलिंग हाउस हैं, एक नोबल फैमिली जिन्हें मार्ग्रेव का खिताब मिला हुआ है। परंपरागत रूप से लेफ्ट कैबिनेट में सेवा देने वाली हई फैमिली एक बड़ी मर्चेंट हाउस भी है। नॉन लिजर्डमैन फैमिलीज में उन्हें सबसे ताकतवर माना जाता है, लेकिन उनकी शोहरत के साथ जुड़ा है एक गहरा और अंधेरा श्राप, जिसे कर्स्ड हॉर्न्स कहा जाता है। ऑटोमेशन कास्टल के एक पुराने लॉर्ड की कहानी है जिसके सिर पर सींग थे। आज इसे फोकलोर कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन फैमिली के भीतर सब जानते हैं कि यह सिर्फ कहानी नहीं है। कभी कभी हुई फैमिली में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके सिर पर सींग होते हैं। ऐसे बच्चे हमेशा अलग तरह से बड़े होते हैं, हवा से बातें करना, अजीब सोच या समझ से परे प्रतिभा दिखाना, और अंत में हर बार नतीजा पागलपन की तरफ जाता है। इसी डर से उनके सींग बचपन में ही काट दिए जाते हैं, इस उम्मीद में कि वे सामान्य जिंदगी जी सकें। एक लेजेंड बताता है कि हुई क्युंग ने सींगों की शक्ति से एक महान मर्चेंट का दर्जा पाया था, लेकिन उसका अंत भी दुखद ही रहा। उसका प्रेमी एक लिजर्डमैन था, सरेन म्यूल, और यहीं से ये अफवाह फैली कि सींग वाले बच्चे मिक्स्ड ब्लड के होते हैं। इसी वजह से सींग वाले बच्चों के नाम के साथ म्यूल जोड़ा जाने लगा। कोई नहीं जानता कि अलग अलग स्पीसीज के बच्चे कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये अफवाह जड़ पकड़ चुकी थी और कहानी यही नहीं रुकती। इस हॉर्न्ड लेगेसी को आगे बढ़ाने वाली है हुई रवीना मूल, जैसे उसके फैमिली के ज्यादातर लोग। रवीना का जन्म और पालन पोषण ऑटोमेशन कास्टल में ही हुआ। सींगों की वजह से कर्स्ड मानी जाने वाली रवीना 9 साल की उम्र में घर से भाग गई। वह एक लगेज कार्ट में छिपकर कॉन्टिनेंट की ओर निकल पड़ी, जब तक फैमिली के मर्सनरीज उसे पकड़ पाते। वह सियाक म्यून की एल्केमी टावर में दाखिल हो चुकी थी। एल्केमी टावर फॉरबिडन नॉलेज की तलाश करने वालों की शरण स्थली है। यही वो जगह है जहां रवीना जैसे कई कर्स्ड लोग पहुंचते हैं। इस मायने में उसका वहां जाना पूरी तरह समझ में आता है। वर्तमान में लौटते हुए जब मून रवीना के सींगों को घूर रही होती है तो रवीना उसे टोक देती है। वह ऐसी नजरों की आदी है, अब उसे फर्क नहीं पड़ता। मून सफाई देती है कि वह जज नहीं कर रही थी, बस अजीब सी जिज्ञासा थी। अब आगे पता चलता है कि रावीना को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि महाराज को एक एल्केमिस्ट की जरूरत है। थोड़ा एल्केमिस्ट्स के बारे में। वे गॉड्स के अस्तित्व को नहीं मानते और सिर्फ नॉलेज पर भरोसा करते। यही बात मून को अंदर से परेशान कर रही है। अगर काइल किसी एल्केमिस्ट की मदद ले रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि गॉड्स में उसका भरोसा हिल रहा है, जबकि काइल का सत्ता में आना नाइट स्काई गॉड के सहारे हुआ था। आखिरकार मून उससे पूछती है कि अगर उसने फैमिली छोड़ दी थी तो फिर एल्केमी टावर से बाहर क्यों आई। रवीना उसे याद दिलाती है कि उसे महाराज ने बुलाया है और काइल ऐसा इंसान नहीं है जिससे टकराना समझदारी होगी। और सच कहें तो ये बात गलत भी नहीं है। लेकिन मून को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि दूर स्योकम्यून में रहने वाली ये लड़की काइल के स्वभाव को इतना अच्छे से कैसे जानती है। थोड़ा बहुत गॉसिप समझ आता है, लेकिन काइल खुद चलकर एल्केमी टावर तक तो नहीं गया था। रवीना सीधे जवाब देती है, अगर उसने मना किया होता तो शायद वह खुद आ जाता। इसलिए बेवजह का तमाशा टालने के लिए उसने बिना शोर किए बुलावा मान लिया। मून लड़की को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन रवीना शांत लहजे में याद दिलाती है कि वह यहाँ फॉरबिडन स्टडीज की एक्सपर्ट होने के कारण है। ऐसा ज्ञान जो बहुत कम लोगों के पास है, मून के पास भी नहीं। मून कहती है कि ऐसे खतरनाक ज्ञान से अनजान रहना ही बेहतर है, लेकिन रवीना इशारा करती है कि किंग काइल इससे सहमत नहीं है। वह पिछले साल मिले पत्रों का एक मोटा बंडल बाहर निकालती है। हर एक पत्र प्राचीन ज्ञान से जुड़े सवालों से भरा हुआ था। ये सवाल बेहद एडवांस थे और हर बार भेजने का एड्रेस बदलता रहता था। इसलिए टावर को लगा कि ये किसी रोग अल्केमिस्ट का काम है। लेकिन हाल ही में सच्चाई सामने आई। सारे पत्र ओरिजन से भेजे गए थे और पूरे ह्यूचरिन में सिर्फ एक ही इंसान है जो कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम को धोखा देकर ऐसा कर सकता है। मून का दिमाग हिल जाता है। उसे अब साफ समझ आने लगता है कि रवीना इशारा कर रही है कि ये सब काइल ने लिखा था।
लेकिन सीइंग वाली औरत सच से पीछे नहीं हटती। हिज मैजेस्टी काइल एक असाधारण एल्केमिस्ट है, और ये एक हकीकत है, चाहे इसे सुनना कितना भी असहज क्यों न लगे। पूरे ह्यूचरन में उसकी बराबरी का कोई नहीं है। मून गुस्से से उबल पड़ती है। उसे लगता है रवीना काइल का मजाक बना रही है, उसे एक एथियस्ट की तरह पेश कर रही है। तब्दी दरवाज़ा खुलता है, और वही इंसान कमरे में दाखिल होते ही माहौल शांत कर देता है। मून चाहती है कि कायल खुद साफ साफ बताए कि राविना जो कह रही है, क्या वो सच है। कायल बहुत सधे हुए लहजे में जवाब देता है कि कुछ एल्केमी की किताबें पढ़ लेने से उसकी फेथ नहीं हिली है। इससे पहले कि मून और सवाल करे, वह दोनों को बैठने का इशारा करता है। मून हालात तौलने लगती है। तकनीकी तौर पर एथियस्ट होना गैरकानूनी है, और दूसरी नेशंस में तो इसके लिए पीट पीट कर मार दिया जाता है। लेकिन अगर कायल नॉन बिलीवर भी हो तो उसे सजा देने वाला कोई नहीं है। फिर भी उसकी पॉलिटिकल पोजीशन को भारी नुकसान पहुंच सकता है। मुद्दे पर लौटते हुए कायल मून से माफी मांगता है कि उसने ये बात उससे छुपाई। वह कहता है कि वह कई बार जरूरत से ज्यादा सख्त और इनफ्लेक्सिबल हो जाती है, इसलिए उसे लगा कि वह बेवजह परेशान होगी। इसी वजह से उसने कुछ नहीं बताया। मून थोड़ी शांत होती है, लेकिन एल्केमी पढ़ने के खिलाफ अब भी अड़ी रहती है, क्योंकि ये एंसेस्टर्स की परंपराओं के खिलाफ है। एल्केमी के मुख्य विषय हैं सोना बनाना और अमृता की गोलियां, जिन्हें हमेशा डरावना और खतरनाक माना गया है। लेकिन कायल का मानना है कि इंसान को अपनी स्किल्स में विविधता रखनी चाहिए, चाहे उसके लिए फॉरबिडन नॉलेज में कितना भी गहराई तक क्यों ना जाना पड़े। आखिर ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है, ये इंसान तय करता है। मून उसे वो कानून याद दिलाती है जो एल्केमी के अध्ययन पर रोक लगाता है। उसे शक है कि क्या ये ज्ञान कानून और परंपराएं तोड़ने लायक है भी या नहीं। कायल के लिए ये ज्ञान बेहद कीमती है। वह राविना को सब कुछ समझाने का मौका देता है। राविना बताती है कि एक एल्केमिस्ट था जो उत्तरी पहाड़ों में अकेला रहता था। टावर उसके संपर्क में था और उसके साथ नॉलेज शेयर करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी तरफ से कोई खबर आनी बंद हो गई। टावर ने जांच के लिए किसी को भेजा। एरेंड बॉय ने एल्केमिस्ट के बंद घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर गया। दुर्भाग्य से एल्केमिस्ट की मौत हो चुकी थी, और वजह थी फॉरबिडन नॉलेज। मून को यही उम्मीद थी, क्योंकि फॉरबिडन नॉलेज इस्तेमाल करना किसी प्राचीन बुराई से सौदा करने जैसा होता है। लेकिन रवीना साफ करती है कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी। मरने से पहले उसने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स और इस्तेमाल किए गए इंग्रेडिएंट्स को डिटेल में लिख छोड़ा था, जिससे वजह समझ आ गई। वह सोना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंट ज्यादा गर्म हो गया और जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। इसी नाकामी से एक नई खोज सामने आई, जो उसकी अब तक की सारी रिसर्च से कहीं बड़ी थी। एक्सपेरिमेंट भले ही छोटे पैमाने पर हुआ था, लेकिन जो पाउडर बना वह जलते ही भयानक विस्फोट करता था। उसने उसे सेफ्टी के लिए लीड के बॉक्स में रखा था, लेकिन वो बॉक्स टिक नहीं पाया, फट गया और उसके टुकड़े उसकी गर्दन में धंस गए। अगर सही कहें तो उसने अनजाने में एक हथियार बना लिया था। दुखद बात यह है कि ये ज्ञान कोई बड़ा रहस्य नहीं है, और काइल इसे समझने वाला पहला इंसान भी नहीं है। एल्केमी टावर में मौजूद एल्केमिस्ट्स वही कर्स्ड लोग हैं जो अलग अलग जगहों से भागकर वहां पहुंचे हैं। रवीना की तरह कुछ अब भी अपनी अपनी नेशंस के असर में हैं, और वे नेशंस चाहती हैं कि टावर का ज्ञान वापस उनके हाथ लगे। कुछ नेशंस एल्केमी के फैलाव को हर हाल में रोकना चाहती हैं। हकीकत यह है कि रवीना पर यहां आते वक्त 10 से ज्यादा बार घात लगाकर हमला किया गया। सियाकमियोन, जहां एल्केमी टावर है, वहां उसकी नेशन की सेना शायद अब तक पूरी तरह कब्जा कर चुकी है। कागजों पर यह दौर शांत दिखता है, लेकिन अंदर से हालात उबल रहे हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स की कीमतें आसमान छू रही हैं, और हर नेशन गुप्त फैसिलिटीज में गन पाउडर नाम के हथियार पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। कायल इस हथियार की अहमियत पर जोर देता है। ये बिना ज्यादा मेहनत के दुश्मन को तबाह कर सकता है, जहाज डुबो सकता है, कासल की दीवारें गिरा सकता है। यहां तक कि एक साधारण सोल्जर भी इसे इस्तेमाल करके युद्ध का रुख पलट सकता है। अगर वे इसमें कामयाब हो गए तो हार की बात ही खत्म। वह औरत कुछ पल सोचती है, फिर जवाब देती है। भले ही वह अब भी इस सोच के खिलाफ है, लेकिन कायल की दिशा उसे गलत नहीं लगती, इसलिए वह साथ देने को तैयार है। जरूरत पड़ी तो पूरा सपोर्ट देगी। कायल को वाकई मदद चाहिए। यह काम हंटिंग एक्सपीडिशन टीम के फंड से शुरू हुआ है, लेकिन वो नाकाफी है। वह किंग के पर्सनल फंड्स भी इस्तेमाल करना चाहता है। चूंकि फाइनेंस उसी के हाथ में है, टेक्निकली पैसा उसी के कंट्रोल में आता है, लेकिन पैसा किंग का है और कायल ने सम्मान से मांगा है, तो वह एक एक्सेप्शन बना सकती है। फिर भी वह जानना चाहती है कि यह पैसा आखिर किस काम में और कैसे लगेगा। नेबुला के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन चमक उठता है। ब्लैक गन पाउडर्स। उसमें ब्लैक गन पाउडर बनाने के लिए जरूरी सारे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट हो जाते हैं।
सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसा नेबुला ने सोचा था। असल में एल्कमी और एलिक्सर मेकिंग में स्किल ग्रोथ काफ़ी ट्रिकी होती है। जिस सोसाइटी में फेथ मजबूत होता है, वहाँ साइंटिफिक मेथड्स को उतनी ही हल्की नज़र से देखा जाता है। सोकमियन की एल्केमी टावर हर्टन से काफ़ी दूर है, इसलिए किस्मत खराब हो तो ये नॉलेज मिल ही ना पाए। हुई रवीना म्यूल, जिसके पास प्रोबेबिलिटी की डिमोनिक प्रॉपर्टी है, उसकी सर्वाइवल रेट भले ही ज़्यादा हो, लेकिन ये तय नहीं कि वह टेक्निक को सही से मास्टर कर पाएगी। लेकिन इस बार नेब्यूला लकी निकलता है। एल्डार चुपचाप पास आकर एक दिलचस्प बात उठाती है। जब सब एल्केमी और गन पाउडर पर फोकस कर रहे हैं, तो एक और पावर सोर्स पूरी तरह इग्नोर हो रही है, मैजिक। एल्केमी और एलिक्सर मेकिंग साइंस के फॉर्म्स हैं। एल्केमिस्ट्स साइंटिस्ट्स होते हैं और उनके एक्सपेरिमेंट्स पूरी तरह लॉजिकल होते हैं। लेकिन एक सच है जिसे एल्केमिस्ट्स और भी ज्यादा छुपाते हैं, डिमोनिक प्रॉपर्टी। डिमोनिक प्रॉपर्टी गेम से जुड़ी हुई है, एक एंशिएंट करप्शन जो ब्लड लाइन्स के जरिए रेलिक्स में ट्रेस की गई थी। थंडर, फ्लेम्स, प्रोबेबिलिटी, ग्रेविटी जैसी डिमोनिक प्रॉपर्टीज अलग अलग एट्रीब्यूट से जुड़ी होती हैं। डिमोनिक स्पिरिट से मिलने वाली ये ताकतें असल में सुपर पावर्स हैं। जब ये सुपर पावर्स और एंशिएंट रेलिक्स का नॉलेज आपस में मिलता है, तो एक नया मैन्युफैक्चरिंग मेथड पैदा होता है जो हायर डायमेंशनल पावर इस्तेमाल करता है। यही मैजिक है। साइंस के उलट मैजिक बहुत कम लोग ही इस्तेमाल कर पाते हैं। राविना जैसे लोग, जिनके पास डिमोनिक प्रॉपर्टीज हैं, मेज बनने की पोटेंशियल रखते हैं। एल्केमी टावर कर्स्ड लोगों की शरण स्थली है, इसलिए मुमकिन है कि वहां मौजूद कुछ एल्केमिस्ट्स के पास भी डिमोनिक प्रॉपर्टीज हों। फिलहाल कोई मेज सामने नहीं आया है। एल्दार सहमत होती है। आमतौर पर मेजेस गेम शुरू होने के करीब 100 साल बाद सामने आते हैं। मैजिक की ताकत बेहद ज़्यादा होती है, लेकिन प्लेयर्स स्टेबल गेम प्ले पसंद करते हैं, इसलिए डिमोनिक प्रॉपर्टीज से दूरी बनाए रखते हैं। क्योंकि एल्केमी टावर सियाकमियन में है, एल्डर को लगता है कि विजडम को वहां से एक मेज मिल सकता है। नेबुला भी यही सोच रहा है, क्योंकि मैजिक के उभरने की सबसे ज़्यादा संभावना वही है। लेकिन नेबुला को पूरा यकीन है कि विजडम अपने टेरिटरी में किसी मेज को खुलकर उभरने नहीं देगा। अब सीन शिफ्ट होता है बसान और उसकी एक्सपीडिशन पार्टी पर। आखिरकार वे बैवरिन पहुंच चुके हैं। ये जगह पूरी तरह लाइवली है, चारों तरफ जहाज ही जहाज। ये देखकर बासन हैरान तो होता है, लेकिन ओरिजिन के इतने पास होने की वजह से ये एक्सपेक्टेड भी है। यहां से निकलने वाले ज्यादातर जहाज पश्चिम की ओर जाते हैं, एमगुल होते हुए डनरी तक। कुछ तो उससे भी आगे, वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की तरफ। ये सुनते ही बासन को ओवन की याद आ जाती है, जिसके वहां जाने की बातें कही जाती थी। हालांकि उसे पक्का नहीं लगता कि वो जगह सच में मौजूद भी है या नहीं। ट्यूना बताती है कि कई जहाज उधर जाते हैं और लौट कर नहीं आते, लेकिन कॉन्टिनेंट मौजूद है। बसन सोचता है कि मर्चेंट्स वहां जाकर ट्रेड क्यों नहीं शुरू करते। खतरे तो हैं, लेकिन मुनाफा भी तो हो सकता है। उसे समझ नहीं आता कि मर्चेंट्स इतना रिस्क क्यों नहीं लेते। ट्यूना मानती है कि मर्चेंट्स कहीं भी जा सकते हैं अगर खतरा झेलने लायक हो, लेकिन वहां पायरेट इन्फेस्टेड चट्टानें हैं, कहीं हवा बिल्कुल नहीं चलती, कहीं अचानक ऊंची लहरें उठती हैं। ऊपर से सी मॉन्स्टर्स और स्टॉर्म्स, ये सब किसी को भी डिस्करेज कर देगा। क्योंकि उसे कुछ ट्रेड्स निपटानी है, वे बसन को सलाह देती है कि जब तक वह काम खत्म करे वह आराम कर ले। वह चाहे तो शहर घूम भी सकता है, बस तय वक्त पर वापस आना होगा। बसान के लिए यह अच्छी खबर है। आखिर इतने समय से जहाज में बंद था, थोड़ी सैर शायद दिमाग साफ कर दे, या शायद नहीं। और इसी के साथ वह घूमने निकल पड़ता है। वह अलग अलग लोगों को अलग अलग काम करते देखता है, और कुछ पेडलर्स से भी मिलता है जो अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। चलते चलते वह लगातार आसपास नजर घुमा रहा है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई उसे वॉच तो नहीं कर रहा। इसी बीच उसकी नजर एक पेडलर पर पड़ती है जो ह्यूचरिन का सामान बेच रहा होता है। वह व्यापारी बड़े जोश में बताता है कि उन्हें वहां से खूब माल मिलता है, और साथ ही नोटिस करता है कि बासन अभी अभी पोर्ट पर लगे जहाज से उतरा है। वह पेडलर हंसते हुए चेतावनी देता है कि अगर ट्रेड के बाद ह्यूचरिन लौटने का प्लान है, तो अपने गॉड से दुआ करना कि पायरेट्स से सामना ना हो। इस इलाके में एक ग्रुप काफी एक्टिव है जो आमतौर पर रवाना होते जहाज़ों को निशाना बनाता है। उन्हें डीप नाइट पायरेट्स कहा जाता है। बाद में बासन इस बारे में ट्योना से पूछता है, लेकिन उसे कोई खास जानकारी नहीं होती। अगर कुछ है भी तो शायद नए पायरेट्स होंगे जिन्हें पोर्ट के व्यापारी ज्यादा हाइप कर रहे हैं। जब वह उन सामानों की लिस्ट देखती है जिन्हें खरीद कर ले जाना है, तो पता चलता है कि कुछ चीजें कल तक अवेलेबल ही नहीं होंगी। बसन की उम्मीद के उलट वह रुकने के बजाय तुरंत निकलने का फैसला करती है।
बाकी सप्लाईज वॉरशिप्स बाद में ले आएंगे। अगर वॉरशिप्स यहीं रुकते तो बसन को डर था कि उनकी सिक्योरिटी कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन टियोना उसे याद दिलाती है कि शासन में काफ़ी कार्गो उतारना है और प्रोविजंस लोड करने हैं। जहाज़ पर रुका हर पल पैसा जलने जैसा है, खासकर पानी, खाना और क्रू की सैलरी में। ये सुनकर बासन मन ही मन दुआ करता है कि पायरेट्स से सामना न हो, और उसे इतना नर्वस देखकर टियोना जोर से हंस पड़ती है। वह भरोसा दिलाती है कि उनके सफ़र में आज तक कभी पायरेट्स से सामना नहीं हुआ, कम से कम अब तक तो नहीं। जैसे ही वे पोर्ट से बाहर निकलते हैं, सामने से पायरेट्स दिखाई दे जाते हैं। टियोना झुंझला जाती है। पायरेट्स से बचने के लिए वो क्रू को जहाज़ हल्का करने का आदेश देती है। सैंडबैग्स, खाना और पानी समुद्र में फेंका जाने लगता है, और जो भी हथियार हाथ लगते हैं सब खुद को उनसे लैस कर लेते हैं। बसन को शक होने लगता है कि क्या वे इन्हें पीछे छोड़ भी पाएंगे या नहीं। पायरेट्स आमतौर पर हल्की लकड़ी और बड़े सेल्स वाले मर्चेंट शिप्स इस्तेमाल करते हैं ताकि हवा का पूरा फायदा उठा सकें। इनके जहाज़ भी वैसे ही बने होते हैं और ऊपर से कार्गो भी कम होता है। सीधे शब्दों में कहें तो उनसे भागना आसान नहीं होता। पायरेट्स हर पल और करीब आते जा रहे हैं। अब उनके पास बस यही रास्ता बचता है कि जो भी फेंक सकते हैं फेंक दें, यहाँ तक कि कॉर्नर स्टोन्स भी। लेकिन टियोना कॉर्नर स्टोन्स फेंकने से साफ मना कर देती है। उसके लिए तो उन्हें फेंकने से बेहतर खुद समुद्र में कूद जाना है। जब पकड़े जाने का खतरा बिल्कुल साफ दिखने लगता है तो बासन वॉरशिप्स के आने तक समय खरीदने का फैसला करता है। उसे पता है कि सुबह तक और कॉर्नर स्टोन्स पहुंच जाएंगे, यानी किस्मत अच्छी रही तो वॉरशिप्स आधे दिन में यहां पहुंच सकती हैं। ऊपर से मुसीबत यह कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही। टियोना अपने हाथ जोड़ती है और घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगती है। वह बसन को भी वैसा ही करने को कहती है। दुश्मन अब बिल्कुल सिर पर आ चुका है। पायरेट्स जश्न मना रहे हैं क्योंकि निशाना बना जहाज बेहद धीमी चाल से चल रहा है। मतलब साफ है, ये खजाने से भरा हुआ है। उन्हें लगता है कि व्हाइट स्पाइडर गॉड की दुआओं से आज बड़ी लूट मिलने वाली है। हमारी तरफ से आर्चर्स की एक बौछार तैयार हो जाती है ताकि दुश्मन और पास ना आ सके। इसी बीच बसन को एहसास होता है कि ये लोग व्हाइट स्पाइडर गॉड को मानते हैं। ये नाम उसने पहले कहीं सुना था। एक सटीक तीर से वह सामने खड़े एक पायरेट को गिरा देता है। फिर एक और। बसन नोटिस करता है कि उनके जहाज के पास एक टैक्टिकल एडवांटेज है। ये दुश्मन के जहाज़ों से कहीं बड़ा है, जिससे पायरेट्स के लिए सही निशाना साधना मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से उनके पास अभी एक आखिरी एस बाकी है। वो बेखबर पायरेट्स आने वाली तबाही को समझ ही नहीं पाते और ग्रैपलिंग हुक्स फेंक कर जहाज पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनके सामने एक विशाल काया खड़ी हो जाती है जो पहले पायरेट को ही कुचल देने को तैयार है। ये विशाल आकृति कोई और नहीं, मेटी है, पूरी तरह तैयार, सबको रौंद देने के लिए। एक पल भी गंवाए बिना वह पायरेट्स की धुलाई शुरू कर देता है। एक ओगियर की मौजूदगी इन लुटेरों को डरा सकती थी, लेकिन उनका लीडर उन्हें भरोसा दिलाता है कि मेटी कोई फाइटर नहीं है, वह बस एक क्रूमैन है। उसे गिरा दिया तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। सारे पायरेट्स अपने तीर उस विशाल शरीर की तरफ मोड़ देते हैं। मेटी जितना भी मजबूत हो, वह रोने लगता है, बिल्कुल किसी डरे हुए बच्चे की तरह, जबकि तीर उसके शरीर से टकराकर ऐसे उछल रहे होते हैं जैसे वह लोहे का बना हो। ये देखकर बसन भी समझ नहीं पाता कि ये सब चल क्या रहा है। वह टियोना की तरफ मुड़कर पूछता है कि ये आदमी ऐसे क्यों रो रहा है। वह बताती है कि मेटी को चोट लगी है, इसलिए उसकी रिएक्शन ऐसी है। हालांकि सबने साफ देखा था कि तीर उसे कुछ कर ही नहीं पाए। ओगर्स अलग तरह से बने होते हैं, फिर ऐसा क्यों? टियोना उसे फिर याद दिलाती है कि ओजर्स भी इंसान ही होते हैं। और मेटी भले ही हद से ज्यादा रो रहा हो, लेकिन इतनी विशाल काया के बावजूद अगर वह सच में आजाद मिजाज होता तो इस जहाज पर क्यों होता? वह अब तक किसी सेना का जनरल बन चुका होता। लगता है अब कोई और रास्ता नहीं। बसन अपना बो और एरोज उठाता है और तय करता है कि जितना हो सके इन हरामियों से लड़ेगा। इसी बीच वह टियोना से कहता है कि वह मेटी को संभाले और थोड़ा वक्त खरीदे। लेकिन इस प्लान से टियोना साफ परेशान है। अगर बसन को कुछ हो गया तो सीधा उसी की गर्दन जाएगी, और वह अपनी गर्दन गंवाने के मूड में नहीं है। फिर भी अगर पायरेट्स जहाज पर चढ़ गए तो यहां कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। बसन मानता है कि कुछ न करने से बेहतर है लड़ना। इस पर टियोना उसे उसकी पहचान याद दिलाती है। अगर वह खुद को ह्यूचरिन का प्रिंस घोषित कर दे तो पायरेट्स उसे छोड़ देंगे, क्योंकि वे पूरे एक नेशन को दुश्मन बनाने जितने बेवकूफ नहीं होते। बात में दम है, लेकिन बासन सबको छोड़कर भागने के लिए तैयार नहीं है। बाकी पायरेट शिप्स दूसरी तरफ से चढ़कर उन्हें घेर लें, उससे पहले उसे कुछ करना ही होगा। मेटी ओगर है, फिर भी इतने पायरेट्स को अकेले नहीं संभाल पाएगा,
खासकर जब वह इतना डरा हुआ है। उन्हें एक तरफ को जल्दी तोड़ना होगा। ट्योना लगातार उसके प्लान का विरोध करती रहती है, लेकिन बसन अपनी जिद पर अड्डा रहता है। उनके पास मौका तभी है जब वह मेटी को उसके डर से बाहर निकाले। गुस्से में वह मेटी पर चिल्ला पड़ती है, उसे उसका सपना याद दिलाते हुए कि वह समुद्रों पर राज करना चाहता था और अब कुछ पायरेट्स देखकर ही कांप रहा है। बेचारा अब भी उन बेअसर तीरों से इतना सहमा हुआ है कि हिल तक नहीं पा रहा। इसी बीच हमारा लड़का चुपचाप इधर उधर खिसकता है, दुश्मन पर नजर टिकाए हुए। सबका ध्यान मेटी पर टिका हुआ है। उसके पास इन हरामियों को सरप्राइज करने का बढ़िया मौका है, लेकिन उसकी भारी छलांगों की आवाज ध्यान खींच सकती है। तभी साफ होता है कि मेटी क्या कर रहा है। वह आखिरकार जोश में आ गया है और बैरल्स को बैलिस्टिक स्पीड से फेंकने को तैयार है। जैसे ही मेटी पूरी ताकत से एक बैरल उछालता है, बसान भी उसी टाइमिंग में कूद पड़ता है। बैरल गिरते ही फट जाता है और डेक पानी से भर जाता है। पायरेट्स ऐसे बिखरते हैं जैसे जहर फैल गया हो। जो अपने साथियों को डटे रहने के लिए चिल्ला रहा था, उसे पीछे से ऐसे पकड़ लिया जाता है जैसे कोई निंजा शिकार पर निकला हो। उधर मेटी भी नहीं रुकता। वह और तेजी से बैरल्स बरसाने लगता है। श्रिम्प पायरेट बॉस चिल्लाकर आदेश देता है कि मेटी पर तीर चलाओ, जैसे पहले डराया था। लेकिन पानी से भरे बैरल्स दुश्मन के डेक पर जोरदार धमाकों के साथ फटते रहते हैं। आखिर श्रिम्प खुद ही रस्सियों पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने का फैसला करता है, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि बासान पहले से वहीं मौजूद होता है। बाकी सारे पायरेट्स को गिराने के बाद जब चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं, वह इस समुद्री जीव से सरेंडर करने को कहता है। ये क्रैब जैसा पायरेट सन्न रह जाता है कि एक साधारण मर्चेंट शिप पर बसन जैसा वॉरियर कैसे हो सकता है। फिर भी वह खुद को दिलासा देता है कि बसन ने पीछे से हमला किया, इसलिए जीत गया। आमने सामने होता तो शायद टिक नहीं पाता। उसे लगता है कि वह बसन से लड़ सकता है क्योंकि बसन ने उसकी जाति से पहले कभी लड़ाई नहीं की होगी। यह हरामी एक सबसे बड़ा फैक्टर भूल जाता है, और वह है मेटी, जो अब बिना डरे बैरल्स बरसा रहा है। कुछ ही पलों में मेटी उस क्रैबी पायरेट पर टूट पड़ता है। एक और बैरल पंच में उसे जमीन में झपटा कर देता है। ट्योना से हौसला मिलने के बाद वह पूरी तरह पंप्ड हो चुका है। अब वह सच में समुद्रों पर राज करने को तैयार है। कुछ देर बाद बेहोश पड़ा पायरेट लीडर होश में आने लगता है। वह बसान और ट्योना को यह बात करते सुनता है कि लिजर्ड मैन अक्सर एस्ट्रोसीडियंस को क्रॉफिश कहते हैं। इस पर ट्योना पूछती है कि फिर असली क्रॉफिश को क्या कहते हैं। बसान बिल्कुल सीधा जवाब देता है, एडिबल क्रॉफिश। ट्योना को पूरा यकीन है कि अगर इसे ये बात पता चली तो यह लिजर्डमैन से और भी ज्यादा नफरत करेगा। पायरेट चीखते हुए पूरी तरह होश में आ जाता है और सबसे पहले अपनी शिप के बारे में पूछता है। ट्योना उसे बुरी खबर देती है कि उसकी शिप फिलहाल उसके सबऑर्डिनेट के कंट्रोल में है और उनके पीछे पीछे आ रही है। जहां तक बाकी दो शिप्स की बात है, वे बिना लड़े ही भाग चुके हैं। पायरेट को यकीन नहीं होता, लेकिन यही सच्चाई है। जैसे ही बाकी पायरेट्स ने देखा कि बांजी पलट रही है और नेवल शिप्स नजदीक आ रही हैं, वे जान बचाकर भाग खड़े हुए। पायरेट अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि उसके अपने लोग उसे छोड़कर भाग गए। फिर भी वह तुरंत नरम पड़ जाता है, दया की भीख मांगते हुए। वह कसम खाता है कि अब सब गलत काम छोड़ देगा और सीधी जिंदगी जिएगा। ट्योना के इरादे इतने साफ नहीं हैं जितनी घटिया हरकत इस हरामी ने की है उसके बाद। अगर कुछ है तो उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसे समुद्र में नहीं फेंका गया, क्योंकि उसका इरादा उसे सीधे कानून के हवाले करने का है। बसन आगे बढ़ता है और बातचीत की कमान अपने हाथ में ले लेता है। उसे बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो वह अब पूछने वाला है। जवाब मिले या न मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पायरेट समझ जाता है कि यही उसकी जान बचने का एकमात्र रास्ता है, इसलिए वे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हो जाता है। बासन का पहला सवाल होता है, अगर एस्ट्रोसीडियंस खुद समुद्र में सफर कर सकते हैं तो फिर जहाज क्यों इस्तेमाल करते हो? ईमानदारी से कहें तो यह ऐसा सवाल है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। खुद पायरेट भी चौंक जाता है कि यह आदमी ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है। बसन देखता है कि ट्योना उसे नफरत से घूर रही है, तो मान लेता है कि शायद उसे बस क्यूरियोसिटी थी। आखिरकार पायरेट जवाब देता है कि तैरना शरीर पर बहुत भारी पड़ता है, जबकि जहाज से सफर आसान और कम थकाने वाला होता है। ऊपर से बिना जहाज के सामान ढोना भी नामुमकिन है। जिज्ञासा शांत होते ही बसन अगला सवाल पूछता है। इस बार सवाल काफी गंभीर है। वह जानना चाहता है कि व्हाइट स्पाइडर गॉड का धर्म कहाँ से आया और वह किस तरह का गॉड है। पायरेट बताता है कि यह फेथ उसके इलाके में काफी फैली हुई है। ह्यूचन के दक्षिण में एक द्वीप है जहां एस्ट्रोसिडियंस रहते हैं और वहां सिर्फ नाव से ही पहुंचा जा सकता है। असल में वहां कई द्वीप हैं, हर एक का अलग नाम है,
लेकिन होक्रिन में सबको मिलाकर सदर्न आर्किपेलागो कहा जाता है। थोड़ा जियोग्राफी समझ लेने के बाद बसन व्हाइट स्पाइडर गॉड के बारे में और पूछता है। पायरेट बताता है कि व्हाइट स्पाइडर गॉड 100 साल पहले एक विशाल सफेद मकड़ी के रूप में प्रकट हुआ था। उसने तब उनके चीफ को 3 पूंछ वाले सांप से बचाया था, और जब उनकी ट्राइब भूख से मर रही थी तब जमीन पर श्रिम्प उगा दिए थे। इन आइलैंड्स पर कई चमत्कार हुए, और अलग अलग आइलैंड्स में उस गॉड को अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे ह्यूचरिन के सबसे करीबी नॉर्दर्न आइलैंड पर कुछ लोग उसे ब्लू इंसेक्ट गॉड कहते हैं। यह सुनते ही बसन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल जाती है। आखिरकार ब्लू इंसेक्ट गॉड तो नाइट स्काई गॉड का पुराना नाम था। इसका मतलब श्रिम्प भी उसी गॉड को मानते हैं जिस गॉड में ह्यूचरिन की आस्था है। क्योंकि ये श्रिम्प बहुत दूर और अलग थलग रहते हैं, ह्यूचरिन का उनसे कभी सीधा धार्मिक संपर्क नहीं हुआ। इसीलिए ये श्रिम्प नाइट स्काई गॉड के बारे में ज्यादा नहीं जानता। लेकिन बसन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि पायरेट्स उसी गॉड के नाम को बिगाड़कर लूटपाट कर रहे हैं। ये रकराक कभी माफ नहीं करता। वह गंभीर होकर पूछता है कि क्या इस श्रिम्प की पूरी ट्राइब पायरेट्स बन चुकी है। डरा हुआ श्रिम्प तुरंत मना कर देता है। उसके मुताबिक बाकी एस्ट्रोसिडियंस सदर्न आर्किपेलागो में आम जिंदगी जी रहे हैं। उसे बचपन में पायरेट्स ने पकड़ लिया था, और वही पायरेट्स बाद में डीप नाइट पायरेट्स द्वारा छोड़ दिए गए थे। सीधे शब्दों में डीप नाइट पायरेट्स का डीप नाइट सदर्न आर्किपेलागो से नहीं है, वे कहीं और से आए हैं। बसन अंदाजा लगाता है कि शायद वे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से हों, क्योंकि वही एकमात्र दूसरा कॉन्टिनेंट है जिसे वे जानते हैं। श्रिम्प इस अंदाजे को नकार देता है। उसने सुना है कि डीप नाइट पायरेट्स सदर्न कॉन्टिनेंट से आते हैं। साउथर्न कॉन्टिनेंट का नाम सुनते ही दोनों सन्न रह जाते हैं, और कहानी सीधे सदर्न आर्किपेलागो पर कट हो जाती है। वहां एक सुरंग के भीतर हमें नेबुला दिखाई देता है। वह दूसरे गॉड्स के साथ एक मीटिंग कर रहा है। विजडम पहली बार नेबुला से संपर्क होने पर काफी चौंकता है। उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि यह इमरजेंसी कॉल ह्यूचरिन के एक सदर्न आइलैंड से आया है। काफी दिलचस्प जगह चुनी है। नेबुला आखिरकार इस कॉल की वजह बताता है। एक चौथा कॉन्टिनेंट खोज लिया गया है। यह सुनते ही सब सन्न रह जाते हैं। एकमात्र जो ज्यादा हैरान नहीं दिखता वह क्रैम्पस है, जिसे लगता है कि उसे पहले से कुछ अंदाजा था। वह बिना वक्त गंवाए पुष्टि करता है। उसके मुताबिक डीप नाइट पायरेट्स नाम का एक ग्रुप हाल ही में साउथ में सक्रिय हुआ है। डीप नाइट नाम का पायरेट ईस्टर्न या वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से नहीं, बल्कि सदर्न कॉन्टिनेंट से आता है। लेकिन ठोस सबूत न होने की वजह से क्रैम्पस को भी यकीन नहीं था कि नया कॉन्टिनेंट सच में मौजूद है। इसलिए वह नेबुला से पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है। नेबुला खुद भी पूरी तरह पक्का नहीं है। उसे बस ये खबर मिली और वह यहाँ आ गया। ये वही इलाका है जहाँ क्रॉफिश रहते हैं, लेकिन उसने कुछ सालों से उन पर ध्यान नहीं दिया था, और इसी बीच डीप नाइट पायरेट्स ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन वो लोग उन हरामियों को टाइम टू टाइम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। विजडम बोलता है कि एस्टिसिडियंस बातों को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। हो सकता है सदर्न हेमिस्फीयर के किसी बड़े आइलैंड को ही कॉन्टिनेंट समझ लिया हो, और नेबुला भी इस पॉइंट से अग्री करता है। सदर्न आर्किपेलागो का वो आइलैंड छोटा नहीं है, लेकिन पूरा आर्किपेलागो जिस फ्लीट के अंडर कंट्रोल है वो काफ़ी मैसिव है। और अगर वो पायरेट्स सिर्फ एक आइलैंड से आए होते तो इतनी बड़ी फ्लीट खड़ी करना आसान नहीं होता। टेक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन दोनों की एक लिमिट होती है, इसलिए नेबुला को ये थ्योरी सही नहीं लगती। विजडम मानता है कि नेबुला की लाई हुई खबर बड़ी है, लेकिन उसे अब भी नहीं लगता कि सिचुएशन इमरजेंसी कॉल तक पहुंच चुकी है। पिछली मीटिंग के दौरान सबने साफ तय किया था कि इमरजेंसी कॉल सिर्फ तभी यूज होगी जब मामला किसी अननोन प्लेयर से जुड़ा हो, जिसका निकनेम ग्लिची हो। नेबुला ये बात अच्छे से जानता है, और इसी वजह से उसने इमरजेंसी कॉल किया, क्योंकि सिंपल शब्दों में डीप नाइट पायरेट्स के पीछे एक पूरा कॉन्टिनेंट है। वहां एक ग्लिची निकनेम वाला प्लेयर मौजूद है, और नेबुला को इस पर पूरा भरोसा है। यानी एक और ईविल गॉड सामने आ चुका है, ठीक वैसे ही जैसे वैम्पायर गॉड आया था। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जरूरी है उन गॉड्स की शेयर्ड हिस्ट्री का जो यहाँ बैठे हैं। वैम्पायर बैटल के बाद थर्ड कॉन्टिनेंट के गॉड्स के बीच नए टर्म्स तय हुए थे। उन टर्म्स में सबसे क्रिटिकल पॉइंट ग्लिची निकनेम वाले प्लेयर्स को लेकर था, क्योंकि पहले जिस वैम्पायर को सब ज्यूल वूबी कह रहे थे वो इसका लाइव एग्जाम्पल था कि ऐसे प्लेयर्स कितनी तबाही मचा सकते हैं। इस वक्त हेजेमोनिया वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में घूम रहा है और वहां से रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर रहा है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक फर्स्ट कॉन्टिनेंट यानी वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में वेयरवोल्व्स नाम की एक स्पीशीज थी, और वहां भी एक ग्लिचली निकनेम वाला प्लेयर मौजूद था,
और वैम्पायर्स की तरह वेयरवुल्व्स भी एक कॉन्टेगियस डिजीज से फैलते थे। डिफरेंस बस इतना था कि सिर्फ ह्यूमंस, एल्व्स, ड्वार्फ्स और उनसे मिलती जुलती ह्यूमन टाइप स्पीसीज ही वेयरवुल्व्स बन सकते थे। वो सिल्वर से वीक थे, लेकिन ट्रांसफॉर्म होने के बाद और भी पावरफुल हो जाते थे। सन का उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। इस तरह कई मामलों में वो वैम्पायर्स से भी बेटर थे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में ह्यूमन टाइप स्पीसीज मेन स्पीसीज नहीं थी, इसलिए उन्हें बिना ज़्यादा स्ट्रगल के ख़त्म कर दिया गया। गेम सेटिंग को देखते हुए सबका अंदाज़ा था कि ये सारे इविल गॉड्स किसी एंशियंट इविल से कनेक्टेड हो सकते हैं। और उसी टाइम एक और इम्पॉर्टेंट एनालिसिस सामने आया था। जो प्लेयर्स बीच में गेम छोड़ चुके थे उन्हें हटा दें तो गेम शुरू होते वक्त टोटल 27 प्लेयर्स थे। लेकिन जब दूसरे कॉन्टिनेंट्स से इंक्वायरी की गई तो रिजल्ट कुछ ऐसा निकला। फर्स्ट कॉन्टिनेंट इबॉन में 10 एक्टिव प्लेयर्स, सेकंड कॉन्टिनेंट शारनाव में 8 एक्टिव प्लेयर्स और थर्ड कॉन्टिनेंट ग्रैंड सिटियाक में 11 प्लेयर्स। इस तरह टोटल प्लेयर्स की काउंट 29 बनती है, जो किसी भी एंगल से मैच नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रैंड सिटिएक में जहां नेबुला और बाकी गॉड्स मौजूद हैं, वहां सिर्फ 11 कंफर्म्ड प्लेयर्स हैं और जो 29 का टोटल है उसमें जियोवुबी और वेयरवुल्फ गाय भी इंक्लूडेड है। इसका सीधा मतलब है कि गेम स्टार्ट होने के बाद प्लेयर्स ऐड किए गए और यही साफ संकेत देता है कि डीप नाइट पायरेट्स के पीछे वाला प्लेयर ग्लिची निकनेम वाला है। और बाद में आया कि अगर ऐसा है तो क्रैम्पस को भी ये नोटिस करना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही कोई दूसरे प्लेयर के कांटेक्ट में आता है, लोकल प्लेयर लॉग में एंट्री अपने आप हो जाती है। क्रैम्पस बताता है कि जिस इंसान से उसकी मुलाकात हुई थी वो डीप नाइट पायरेट्स से जुड़े एक एफिलिएटेड पायरेट ग्रुप का मेंबर था। उनके लीडर्स ज़्यादातर एस्ट्रोसीडियंस थे, लेकिन उसे असली लीडर से फेस टू फेस मिलने का चांस नहीं मिला। नेबुला जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, उसे देखकर एआर को यकीन हो जाता है कि उसके पास किसी और गॉड की इन्वॉल्वमेंट साबित करने के लिए एक्स्ट्रा एविडेंस जरूर होगा। नेबुला बिना एक सेकंड सोचे इस बात की कॉन्फर्मेशन देता है। जब उसका उस नई फोर्स से इंटरेक्शन हुआ था तब उसके सामने एक मैसेज पॉपअप हुआ था जिसमें लिखा था, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, द ओपोजिंग ट्राइब पजेसेस फेथ। ये लाइन अपने आप में प्रूफ है कि सामने वाला एक प्लेयर है। इतना ही नहीं, नेबुला वो ग्लिची नेम भी दिखाता है जो लोकल प्लेयर लॉग में पॉपअप हुआ था। विजडम उन सिंबल्स में से कुछ को पहचान लेता है। उनमें से एक का प्रोनाउंसिएशन शाह निकलता है, इसलिए नेबुला उस अननोन प्लेयर को शाह नाम देने का फैसला करता है। अब जांग को पूरा भरोसा हो चुका है कि उनके बीच सच में एक ईविल गॉड मौजूद है, खासकर उस डर पैदा करने वाले नाम को देखते हुए। अब असली सवाल यह है कि वो गॉड किस स्पीसीज पर रूल करता है। लगता है नेबुला उस स्पीशीज को पहले ही देख चुका है और अब वो सबके सामने उसे रिवील करने वाला है। नेबुला के पीछे खड़े उस जायंट मॉन्स्टर पर नजर पड़ते ही रुंडा एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है। लेकिन सच्चाई सामने आते ही माहौल पलट जाता है। वो मॉन्स्टर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि नेबुला का पेट निकलता है, एक जायंट वाइट स्पाइडर। नेबुला उसे प्यार से हाई लव कहकर बुलाता है और उसके काम की तारीफ करता है, जिस पर वो क्रॉलर साफ तौर पर प्राउड फील करता है। उसकी लॉयल्टी बिना कहे दिख जाती है और ये होना भी लाजमी है, क्योंकि वो नेबुला की अपनी क्रिएशन है जिसका नाम हाइलॉथ है। आखिरकार नेबुला उस स्पीसीज को सामने लाता है जिस पर अननोन प्लेयर चाचा का कंट्रोल है, और उसे देखते ही रुंडा और क्रम्पस दोनों की आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि सामने कोई मरमेड नहीं बल्कि एक मरमैन खड़ा है। इस स्पीसीज को डीप वन कहा जाता है। ये नाम सुनते ही एल्डर के दिमाग में एक और टर्म क्लिक कर जाता है, ड्रैगन या क्थुलू, जो सीधे लवक्राफ्ट के वर्क से जुड़ा रेफरेंस है। नेबुला को लगता है कि इस सिचुएशन में किसी रैंडम फिक्शन का रेफरेंस देना जरूरी नहीं, लेकिन एल्डर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि इस डिटेल को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। देखो, जिन वैम्पायर्स से वो पहले टकराए थे उनके ट्रेड्स सबको रफली पता थे, ठीक वैसे ही जैसे फर्स्ट कॉन्टिनेंट के वेयरवुल्व्स अर्थ की लेजेंड से मिलते जुलते हैं। एल्डर असल में यही पॉइंट रख रहा है कि स्पीशीज के नाम कभी रैंडम नहीं होते। ये नाम सीधे उनके ट्रेड्स की तरफ हिंट करते हैं, और इसकी वजह शायद ये है कि ये दुनिया अर्थ की सिविलाइजेशन से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई है, या फिर हो सकता है अर्थ ही इस गेम वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस हुआ हो। हालांकि फिलहाल ये सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि एल्डार को डीप वंस के बारे में काफ़ी कुछ पता है। नेबुला उस पर जोर देता है कि वो सारी ज़रूरी डिटेल्स खुलकर रखे। तो बात यह है, डीप वंस पहली बार HP लवक्राफ्ट की एक शॉर्ट स्टोरी में सामने आए थे जिसका नाम द ड्रैगन था।
उनकी एबिलिटीज़ द शैडो ओवर इंसमाउथ में एक्सप्लेन की गई थी। और सबसे स्केरी बात यह है कि ये क्रीचर्स पानी के नीचे रहते हैं, और अगर तुम किसी डीप वन के कांटेक्ट में आ जाओ या उस पे कर्स लग जाए तो तुम भी डीप वन बन सकते हो। सुनने में क्रेजी लगता है, लेकिन सिर्फ इंटरेक्शन से ऐसा हो सकता है। क्रैम्पस पूछता है कि क्या ये वैम्पायर्स या वेयरवुल्फ्स की तरह इन्फेक्ट करते हैं? तो एल्डर तुरंत मना कर देता है। असल में ब्लड मिक्स होना ज़रूरी होता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रोडक्शन के जरिए होता है। ये किसी एंशंट गॉड को सर्व करते हैं, जैसे ड्रैगन या कथुलू, और डिस्कवरी से बचने के लिए छुप कर रहते हैं। नॉवल में प्रोटैगनिस्ट एक ऐसे गांव में जाता है जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो डीप वंस का गांव है, जहां वो इंसानों का नाटक कर रहे होते हैं। दिखते इंसान जैसे हैं, पर असल में फिश जैसे होते हैं। एल्डार के मुताबिक डीप वंस गांवों में घुल मिल सकते हैं, नॉर्मल सिटीजन्स की तरह रह सकते हैं, और किसी को शक तक नहीं होगा। और अगर कोई प्लेयर इन्हें पहचान ही न पाए तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इवेंट भी पॉपअप नहीं होगा। उनकी स्पेशलिटी ओशन के पास रहना है, और वो उससे बहुत दूर नहीं जा सकते। ये सब सुनने के बाद नेबुला डिसाइड करता है कि मीटिंग खत्म होने से पहले सबको अपने अपने ओशन साइड एरियाज की जांच करनी चाहिए। तब विजडम बोलता है कि वो एक और मुद्दा उठाना चाहता है। ये गेम में प्लेयर्स की लिमिटेड संख्या को लेकर है। सब जानते हैं कि पेरिश्ड वर्ल्ड के लिए प्लेयर्स की टोटल कैप 32 है, जिनमें से 27 अर्थ से आए थे, 2 नए प्लेयर्स आए और एलिमिनेट हो गए, और अब तीसरा सामने आ चुका है। यानी चाचा के अलावा 2 और अभी आने बाकी हैं। या फिर हो सकता है वो पहले ही आ चुके हों और किसी को भनक तक न लगी हो। ये भी पॉसिबल है कि वो नए फोर्थ कॉन्टिनेंट में मौजूद हों, जिसे हाल ही में डिस्कवर किया गया है। अगर वो सच में कॉन्टिनेंट है तो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है। हो सकता है वहाँ पहले से पावर जमा हो रही हो, या कोई अलायंस बन चुका हो। अगर ऐसा है तो मीटिंग में मौजूद सबके बीच एक टेम्परेरी अलायंस बनाना फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन नेबुला को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। भले ही सदर्न कॉन्टिनेंट की एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता, फिर भी वो शायद हेउचरिन के सबसे करीब है। अलायंस के नाम पर कौन क्या कैओटिक और मैसी हरकत कर बैठे और ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सबकी बर्बादी बन जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। क्रैम्पस नेबुला पर आरोप लगाता है कि वो अकेले ही शाचा को हराना चाहता है और नए कॉन्टिनेंट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट और डेवलप करना चाहता है। भले ही ये पूरी तरह नेबुला की नीयत ना हो, फिर भी वो मानता है कि अलायंस के खिलाफ उसका फैसला बायस्ड है। नेबुला का मन बदलना नामुमकिन देखकर जांग तय करता है कि नेबुला को फ्रंट लाइंस पर अकेले ही खड़ा रहने दिया जाए और वही इस पूरे मैस को हैंडल करे। एआर भी इसी सोच पर है, लेकिन वो साफ कहता है कि जब भी नेबुला को ज़रूरत पड़ेगी वो मदद के लिए रेडी रहेगा। क्रम्पस ह्यूट्रिन के ज़्यादा करीब है और पायरेट्स का डैमेज उसके इलाके तक पहुंच सकता है, इसलिए उसे भी रास्ते में दूसरों की मदद चाहिए होगी। इसी के साथ मीटिंग ऑफिशियली खत्म हो जाती है। नेबुला इस अननोन स्पीसीज से अकेले लड़ेगा, और क्योंकि हेजेमोनिया किसी और कॉन्टिनेंट पर फुल स्केल बैटल में फंसा हुआ है, नेबुला जांग को मीटिंग की सारी बातें पहुंचाने की जिम्मेदारी देता है, क्योंकि जांग हेजेमोनिया के ज्यादा करीब रहता है। इसके बाद सब अपने अपने रास्ते अलग हो जाते। नेबुला फिर सबके टोन के बारे में सोचने लगता है। कैसे वो सब उसे अकेले लड़ने देने को तैयार थे, भले ही किसी ने खुलकर ये नहीं कहा कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे। ये एक साइलेंट संकेत है कि हर कोई इस नए कॉन्टिनेंट को अपने अपने तरीके से हथियाने की सोच रहा है। नेबुला ये बात रुंडा से शेयर करता है, जिसे यकीन करना मुश्किल लगता है, क्योंकि उसने जो सुना था उसके हिसाब से तो किसी को खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेबुला ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। वो सबके शब्दों की तरफ इशारा करता है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे। क्राम्पस ने तो साफ बोला कि उसे दूसरों की मदद चाहिए, जो ये दिखाता है कि वो कोलैबोरेट करके दखल देना चाहता है। असल में वो सब नेबुला को शालीन तरीके से वार्न कर रहे थे, और नेबुला को पूरा यकीन है कि बाकी लोग अभी से प्रॉफिटेबिलिटी तौल रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और क्रैम्पस शायद पहले ही उन प्लेयर्स से कांटेक्ट में आ चुका है। एल्डार को समझ नहीं आ रहा कि नेबुला इस अननोन एनिमी को, जिसकी ताकत भी पूरी तरह अननोन है, आखिर हैंडल कैसे करेगा। वो वैम्पायर्स वाली लड़ाई ही कितनी ब्रूटल थी, लेकिन नेबुला साफ कहता है कि जियोवूबी वाले दौर से हालात अब अलग हैं। इस बार प्लेयर्स अलर्ट हैं, इतनी आसानी से फंसने वाले नहीं। और अभी एनिमी फोर्सेस बस पायरेट्स के लेवल तक ही हैं। ऐसा दुश्मन वो संभाल सकता है, भले ही किसी को उनकी एग्जैक्ट संख्या न पता हो।
और फिर ये भी नहीं है कि नेब्यूला पिछले 100 सालों से खाली बैठा रहा हो। वो दो सबसे बड़े वेपन्स की तरफ इशारा करता है जिन्हें अब फाइनली इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत जल्द गेम में दिखाई देने वाले ये वेपन्स हैं मेजेस और गन पाउडर। अगर नेबुला गन पाउडर पहले हासिल कर ले और एनिमी पीछे रह जाए तो जीत लगभग तय है, और यही वजह है कि वो खुद इस दुश्मन को हैंडल करना चाहता है। बाकी प्लेयर्स की नज़र से देखें तो ह्यूचरिन के सदर्न आइलैंड्स फोर्थ कॉन्टिनेंट तक पहुंचने के नेचुरल ब्रिज हेड्स हैं, और यही बात चाचा और डीप नाइट पायरेट्स पर भी लागू होती है। इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा कि नेब्यूला अकेले ही इस एरिया को कंट्रोल करे। रुंडा को यह पूरा आइडिया बेवकूफ़ी लगता है कि बिना किसी ठोस सबूत के दूसरे प्लेयर